अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट किया था, जो कि रिलेटेड था हमारा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से। अभी हमारे पास जो आज हम चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 10 इन योर बुक नेम्ड एज अकाउंट रिसीवेबल एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अकाउंट रिसीवेबल से भी आप वाकफ है, इन्वेंट्री से भी आप वाकफ है, दोनों आपके करंट एसेट्स हैं। अकाउंट रिसीवेबल्स भी करंट एसेट्स के तौर पर आप लिखते हैं जब बैलेंस शीट में हम रिकॉर्डिंग के लिए जाते हैं। इसी तरह इन्वेंट्रीज को भी आप एज अ करंट एसेट जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। तो आज हम इसकी मैनेजमेंट से रिलेटेड बात करेंगे और साथ साथ कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल भी हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो डिस्कस करेंगे। आज हम इनके थ्योरेटिकल पार्ट को डिस्कस करेंगे, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसका जो है न्यूमेरिकल पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो इसके अंदर डेफिनेशन है दैट इज कॉल्ड अकाउंट रिसीवेबल्स। लॉट ऑफ टाइम्स आपने इसकी डेफिनेशन जो है वो याद की होगी। द अमाउंट collectible from any person, from any institution, from any organization is known as account receivables। कोई भी पैसे आपने किसी भी बंदे से, किसी भी इंस्टीट्यूशन से, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से लेने वाले हैं, that organization, that institution, that person is your account receivables। तो वो आपके क्या कहलाते हैं? डेटर्स कहलाते हैं। वो पैसा जो है वो अकाउंट रिसीवेबल्स कहलाता है। उतनी अमाउंट से वो आपके अकाउंट रिसीवेबल्स होते हैं। तो ये डेफिनेशन हमने सेवरल टाइम अकाउंटिंग में और डिफरेंट अदर सब्जेक्ट्स में भी हमने पढ़ी होगी। सेकंड जो इसमें बात हमारे पास है वो है क्रेडिट एंड कलेक्शन पॉलिसीज। जब हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल से मुराद है कि आपने लोगों को उधार या तो दिया है, या तो आपने लोगों को उधार दिया है, या जो है आपने चीज़ें जो है वो उधार बेची है। या तो पैसे उधार दिए या आपने चीज़ें उधार दी हैं। जब पैसे उधार दिए फिर भी अकाउंट रिसीवेबल्स बढ़ जाते हैं। जब आप गुड्स जो है उधार बेचते हैं फिर भी आपके अकाउंट रिसीवेबल्स बढ़ जाते हैं। तो जब आप उधार दे रहे हैं, क्रेडिट दे रहे हैं, तो अकाउंट रिसीवेबल्स बढ़ेंगे। इसका मतलब है आपको अपनी क्रेडिट उधार की, और फिर जब आप उसको उधार दे देंगे बाद में आपने कलेक्ट भी करने हैं। तो उधार देने की और पैसे कलेक्ट करने की आपको पॉलिसीज बनानी पड़ेगी कि कितना उधार देना है, किसको उधार देना है, कितने का उधार देना है, कितने टाइम पीरियड के लिए देना है। दैट जो पॉलिसीज होंगी रिलेटेड टू द क्रेडिट। आपने किसी को उधार देना है, कितना देना दिया जाए, इसको जो है कितना टाइम में अलाउ किया जाए, इसको जो है इस बंदे को देना भी चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो इस तरह की जो पॉलिसी बनाएंगे दैट इज क्रेडिट पॉलिसी। सेकंड जो पॉलिसी है कलेक्शन पॉलिसीज। फिर जब आपने उसको उधार दिया फिर आपने उसको कलेक्ट भी करना है। अच्छा, कलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे आप? कलेक्ट करने के लिए उसको बार बार कॉल्स करेंगे। जब टाइम पीरियड आ जाएगी, ये टाइम पीरियड आपका, आप अपने पैसे वापस हमें जो है वो पे कर दें। आप डिफरेंट लोग रख सकते हैं, जिस तरह ये जो लोन प्रोवाइडेड कंपनीज होती हैं उन्होंने रिकवरी ऑफिसर्स रखे होते हैं। तो कलेक्शन करने के लिए भी आपने पॉलिसीज बनानी होती हैं कि जब हम उधार दे देंगे बाद में इसको कलेक्शन कैसे करनी है, टाइमली कलेक्ट कैसे करेंगे चीज़ों को। तो वो उसके लिए जो पॉलिसीज बनाएंगे दैट पॉलिसीज इज कॉल्ड कलेक्शन पॉलिसी। जब आप क्रेडिट पॉलिसीज बना रहे होते हैं तो आप एक टर्म यूज करते हैं क्रेडिट स्टैंडर्ड। क्रेडिट स्टैंडर्ड डेवलप करते हैं। क्रेडिट स्टैंडर्ड से क्या मुराद है? क्रेडिट स्टैंडर्ड से मुराद है कि जब आपने किसी को उधार देना है तो आपने उसका स्टैंडर्ड जो है वो जो है फाइंड करना है कि इसका स्टैंडर्ड कितना है, इसको कितना उधार दिया जाए। उसको देखने के लिए आप उसकी क्रेडिट वर्दीनेस देखेंगे कि ये कितना को पे कर सकता है। वो डिफरेंट वेज हैं देखने के लिए। आप अगर कंपनी को दे रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखी जा सकती है, प्रॉफिट देखा जा सकता है। किसी इंडिविजुअल को दे रहे हैं तो उसकी पुरानी हिस्ट्री देखी जा सकती है, पूछताछ की जा सकती है कि वो कितना वो लोगों को टाइम से उधार दे देता है और वो कितना उधार देने के काबिल है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन देखी जा सकती है। तो डिफरेंट मैटर्स देखते हैं। तो क्रेडिट स्टैंडर्ड से मुराद है एक बंदे की क्रेडिट वर्दीनेस चेक करना कि वो ये पैसे कितनी देर में पे कर सकता है। दैट स्टैंडर्ड इज कॉल्ड क्रेडिट स्टैंडर्ड। ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करते हैं। कोई किसी की क्रेडिट स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा होगा, एक इंडिविजुअल है उसको
उसको आप 10 लाख देते हुए भी नहीं हिचकिचाएंगे। एक बंदा है उसको आप 1 लाख देने में भी हिचकिचाएंगे, उसका क्रेडिट स्टैंडर्ड और है, इस बंदे का क्रेडिट स्टैंडर्ड और है, ये 1 लाख भी बड़ी मुश्किल से देता है, उसके 10 लाख भी मांगे, जब मर्जी मांगे वो वापस दे देगा। इसका मतलब है क्रेडिट स्टैंडर्ड जो है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेगा, डिपेंड अपॉन द क्रेडिट वर्दीनेस। तो आप जब भी उधार देंगे सबसे पहली जो चीज़ आप चेक करेंगे दैट इज क्रेडिट स्टैंडर्ड। आप हर बंदे का क्रेडिट स्टैंडर्ड देखेंगे, क्या ये इस काबिल भी है कि इसको लोन दिया जाए तो ये पे कर सके। अच्छा ये काबिल तो है, फिर कितना काबिल है, कितना लोन दिया जाए कि ये वापस कर देता है। फिर सेकंड जो चीज़ आप इसमें से क्रेडिट पॉलिसी बनाते हुए चेक करेंगे वो है क्रेडिट पीरियड। क्रेडिट पीरियड से मुराद है वो टाइम पीरियड जितने टाइम के लिए आप उधार दे रहे हैं। अब आपने किसी को उधार दे दिया, आपने उसकी स्टैंडर्ड चेक किया, ठीक है जी ये इस काबिल है कि इसको 10 लाख का उधार दिया जा सकता है। अब सेकंड आपने देखना उसको टाइम पीरियड कितना दिया है, 1 साल, 2 साल, 6 माह, 2 माह, 5 माह, 10 माह। तो ये जो एक लेंथ आप वक्त की एक लेंथ में जो है मेजर करते हैं कि कितनी देर के लिए क्रेडिट अलाउ किया जाएगा, दैट टाइम पीरियड इज कॉल्ड क्रेडिट पीरियड। उस टाइम पीरियड को हम क्रेडिट पीरियड करते हैं। तो जब हम क्रेडिट पॉलिसीज बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्रेडिट वर्दीनेस देखेंगे कि वो कितने पैसे दे सकता है। सेकंड हम उसको कितने टाइम जो है उसके लिए मुख्तस करेंगे कि वो कितना टाइम में वो पे कर देगा। जब हम क्रेडिट पीरियड निकालेंगे तो इसमें कुछ चीज़ें हैं, कैश डिस्काउंट पीरियड। जब हम क्रेडिट पीरियड फाइल कर रहे होंगे उसके अंदर ही हम उसका क्रेडिट कैश डिस्काउंट पीरियड भी फाइनलाइज करेंगे। हम फॉर एग्जांपल हम उसको कह देते हैं भाई ठीक है तुम्हें जो है 1 साल के लिए लोन दे दिया गया है, लेकिन अगर तुम 6 माह में पे कर दो तो मेरे को 1-2% पैसे छोड़ देंगे। वो जो हम डिस्काउंट पीरियड कैश डिस्काउंट हमने बात की थी, 2 तरह की डिस्काउंट होती है, क्रेडिट डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। क्रेडिट डिस्काउंट सॉरी कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट जो है वो क्या डिस्काउंट होती है, ट्रेड क्या होती है। ट्रेड डिस्काउंट होती है कि जब आप जाएं बार्गेनिंग करें, पैसे छुड़वा लें चीज़ों में से, दैट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। वो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होती। कैश डिस्काउंट क्या होती है कि आप जाएं और चीज़ ले आए, उधार कर आए और बाद में टाइम से पेमेंट कर दें, थोड़े बहुत पैसे बचे, दैट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट होती है टाइम में से पैसे जल्दी देने का। तो आपने ये टाइम पीरियड सेलेक्ट करना है, ठीक है इसको 1 साल तो दे दिया है, लेकिन अगर इसको हम ऑप्शन देंगे जल्दी पेमेंट कर दें तो वो ऑप्शन कितनी होनी चाहिए, वो ऑप्शन 1 माह की होनी चाहिए, 2 माह की होनी चाहिए, 4 माह की होनी चाहिए। तो कई लोगों को हम 1 माह में कहते हैं तुम 1 माह में वापस कर दोगे तुम्हें 2% डिस्काउंट मिलेगी। किसी को हम कहते हैं तुम 5 माह में चलो पे कर दोगे तुम्हें फिर भी 1% डिस्काउंट दे देंगे। तो डिस्काउंट का कितना टाइम पीरियड होगा, कितनी कैश डिस्काउंट देनी है, कितने % कैलकुलेशन करनी है, ये बातें भी हम क्रेडिट पॉलिसीज में तय करेंगे। और क्रेडिट पॉलिसी में जब क्रेडिट पीरियड तय कर रहे होंगे साथ साथ हम डिस्काउंट की भी बात डिस्कस कर रहे होंगे। तो कैश डिस्काउंट हम कहते हैं किसको है, कैश डिस्काउंट होती है कि वो परसेंटेज रिलीफ, वो परसेंटेज रिडक्शन इन द अमाउंट जो हम एक डेटर जो है, एक क्रेडिटर जो है वो अपने डेटर को दे देता है कि वो टाइमली पेमेंट कर दे, ऐसी डिस्काउंट को हम कैश डिस्काउंट भी कहते हैं। एक इसमें एक और टर्म यूज होती है सीजनल डेटिंग। इसका क्या मतलब है, समटाइम कुछ सीजनल इवेंट आता है तो आप लोगों को जो है वो उधार पे जो है उनको कह देते हैं भाई आपको हमने उधार चीजें दे दी है। आप समटाइम सीजनल से मुराद है कि सीजनल कोई ट्रेंड आया है, क्रेडिट टर्म दैट इनकरेजेस द बायर ऑफ सीजनल प्रोडक्ट टू टेक डिलीवरी बिफोर द पीक सेल्स पीरियड। हम उसको कहते हैं कि आप अपने सेल टाइम पीरियड, अभी हमारी पीक नहीं आई, हमारा सीजनल टाइम नहीं आया, हम उससे पहले लोगों को कहते हैं कि यार आप हमसे उधार ले जाओ, चीज़ों को उधार ले जाओ, जब आपका सीजन आएगा तब बेचकर फिर हमें पैसे दे देना। तो ये भी एक क्रेडिट पॉलिसी होती है कि लोगों को टाइमली प्रोडक्ट पहुंचा देना। वो सीजन एक ट्रेंड, एक चीज़ आने से पहले आप, हालांकि उनके पास पैसे नहीं थे, चीज़ें खरीदने के पास पैसे नहीं थे, आपने कहा कि ये हमारा सीजन आएगा, इस सीजन में हमारी सेल बूस्ट अप हो जाएगी, लेकिन लोग तो भी हमारे पास लेने नहीं आए। आप उस सीजन से पहले लोगों को कहते हैं आए, आप पेमेंट ना करें, चीज़ें ले जाएं, तो जब सीजन आएगा आप पीक पे आपकी सेल होगी, जब आप चीज़ें बेच देंगे बाद में पेमेंट कर दीजिएगा। तो ऐसी ही क्रेडिट पॉलिसी भी बना लेते हैं जिसको हम सीजनल डेटिंग कहते हैं। आगे इसमें एक चीज़ मैनेज करने वाली होती है दैट इज कॉल्ड डिफॉल्ट रिस्क। अब डिफॉल्ट रिस्क क्या होता है कि एक बंदा
जो पैसे आपने लोगों को उधार दे दिए, अब उधार देने में एक रिस्क होता है कि आगे से पैसे मिलेंगे कि भी नहीं मिलेंगे। जो पैसे मिल जाए दैट इज कॉल्ड डेटर्स रिसीव्ड, और जो ना मिले दैट इज कॉल्ड बैड डेट्स। और जो बैड डेट्स जिसको होता है दैट इज कॉल्ड डिफॉल्ट रिस्क, यानी जिस बंदे को आपने पैसे दिए हैं वो डिफॉल्ट कर गया है, वो पैसे नहीं दे के गया। तो इस डिफॉल्ट रिस्क को भी आपको मैनेज करना होता है। क्रेडिट पॉलिसीज बनाते हुए आपने डिफॉल्ट रिस्क का भी ध्यान रखना होता है कि कौन कौन से लोग जो हैं वो डिफॉल्टर तो नहीं है। अगर डिफॉल्ट हो जाता है तो मैंने कैसे मैनेज करना है चीज़ों को, तो ये भी चीज़ जब हम क्रेडिट पॉलिसीज बनाएंगे उसमें हम ये चीज़ जो है वॉच करनी होती है। सेकंड जो चीज़ हम यहाँ पे डील कर रहे होते हैं दैट इज कॉल्ड कलेक्शन प्रोसीजर्स। कलेक्शन पॉलिसीज हम बना रहे होते हैं। कलेक्शन पॉलिसीज और प्रोसीजर बनाते हुए हम ये देखते हैं कि हमने ये कैसे इनसे कलेक्टली करना है। हमने पर्सनली कांटेक्ट करना है उनको जाकर, हमने थ्रू मेलिंग टच करना है उनको, मेल करके उनको टच करना है कलेक्शन जो है देने के लिए, उनको फैक्स करनी है, या हमने जो है कॉल्स करके उनसे रब्ता करना है कि भैया आपसे आपका जो है टाइम पीरियड पूरा हो गया है, अब आप कलेक्ट कर दें। आप खुद जाके पर्सनल कांटेक्ट करेंगे या आप कोई पर्सनल हायर कर लेते हैं। कुछ कंपनियां होती हैं उन्होंने रिकवरी ऑफिसर रखे होते हैं, तो वो पर्सनल जाके मिलेंगे उनसे, तो वो पैसे कलेक्ट करके लेके आएंगे। तो डिफरेंट क्राइटेरिया हो सकते हैं। अगर तो ये जो पर्सनल जाके कलेक्ट करते हैं उनकी कॉस्ट आपको ज़्यादा पड़ रही है तो आप खुद भी जाके पर्सनली जो है वो भी ले सकते हैं। अगर पर्सनली से मामला के आप मेल या कॉल से मामला भी सॉल्व हो सकते हैं तो आप वो प्रोसीजर यूज़ कर लेंगे। तो कलेक्शन के डिफरेंट प्रोसीजर होते हैं कि आप खुद जाकर भी प्रोसीजर कर सकते हैं, आप बार बार मेल करके उनको याद दहानी करवा सकते हैं, आप कॉल्स करके जो है वो कलेक्शन प्रोसीजर को तेज़ कर सकते हैं, आप फैक्सिस करके जो है तेज़ करते हैं, आप जो है पर्सनल रख लेते हैं। सेकंड होता है अगर लास्ट बात होती है लीगल एक्शन, अगर वो फिर भी पे नहीं करता, जब एट दी एंड आपका हर बाप इस्तेमाल कर लेते हैं वो पेमेंट नहीं करता तो आप लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। तो उसके पास आपके पास इनवाइसेस होगी कि आपने उसको उधार बेचा हुआ है, तो उसके अगेंस्ट आप लीगल एक्शन लेकर भी अपनी रिकवरी को तेज करवा सकते हैं। तो ये बेसिकली क्रेडिट पॉलिसीज और कलेक्शन पॉलिसीज होती हैं जो हम अडॉप्ट करते हैं जब हमने चीज़ें उधार बेची हों, तो हमें ये पॉलिसीज बनानी पड़ती हैं जिनमें हमें ये चीज़ों का ख्याल रखना होता है। जब हम क्रेडिट पॉलिसीज बना रहे होते हैं तो हम अपने क्रेडिट एप्लीकेंट को एनालाइज कर रहे होते हैं। जितने भी आपके एप्लीकेंट हैं जिन्होंने एप्लीकेशन दी हुई है आपको उधार की, उनको एनालाइज करते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं कि वो किस काबिल हैं कि उनको कितना लोन दिया जाए। इसका ताल्लुक आपकी क्रेडिट पॉलिसी से होता है कि आप उसके क्रेडिट स्टैंडर्ड्स जो है चेक कर रहे होते हैं। तो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन होती हैं जब आप एनालाइज कर रहे होते हैं क्रेडिट एप्लीकेंट्स को, यार ये इस काबिल भी है, इसको लोन दिया जाए या नहीं दिया जाए, ये वापस कर भी देता है या नहीं कर देता, ये डिले तो नहीं करता पेमेंट्स में। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये चेक करने के लिए आपके पास डिफरेंट जो हैं वो सोर्सेज होते हैं ये इंफॉर्मेशन लेने के, जिसमें अगर तो कंपनी है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए उसमें सबसे पहला सोर्स होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसमें जो पहला सोर्स है दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप क्या करते हैं कि एक कंपनी ने बैंक को और जो है वो रिक्वेस्ट भेजी है, एप्लीकेशन भेजी है, या मेरे किसी इदारे को जो हम क्रेडिट देने वाले लोग हैं तो हमें कोई एप्लीकेशन भेजी है कि हमें इतने पैसे लोन चाहिए। तो आप देखते हैं यार ये कंपनी पे कर भी पाएगी कि नहीं पे कर पाएगी। तो पहला आप क्या करते हैं, आप उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लोगों ने पब्लिश की होती है, नेट पे पड़ी होती है, उनकी वेबसाइट पे पड़ी होती है, उसको डाउनलोड करते हैं, या वो जो है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मंगवाते हैं, उसमें चेक करते हैं कि कंपनी को नफा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, इसकी कितनी पहले से लायबिलिटीज है, इसकी ऑनर इक्विटी कितनी है, इसमें ऑनर के पैसे कितने हैं, ये उधार पहले तो नहीं इसमें लाखों करोड़ों का उधार चढ़ा हुआ, पहले तो इसका प्रॉफिट कम तो नहीं है कि इसको दिन ब दिन लॉस हो रहा है, आप ये लोन मांग रहे हैं और बाद में लॉस पे ही ना कर सके लोन। तो सबसे बेहतरीन सोर्स होता है कि आप उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करें, जिससे उसकी ना सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी समझ में आ जाती है, साथ साथ उसकी ये भी समझ आ जाती है कि वो कितना लायबिलिटी पे करना है, कितनी उसके पास ऑलरेडी लायबिलिटी है और वो कितनी लायबिलिटी पे करने के काबिल है।
सेकंड है क्रेडिट रेटिंग एंड रिपोर्ट्स। ये भी एक सोर्स होता है। कुछ कंपनीज होती हैं जो क्रेडिट रेटिंग जारी करती हैं। यूएसए में मैंने आपको पहले भी शायद बताया हो कि क्रेडिट रेटिंग जो है जो कंपनियों की रेटिंग करती है कि ये उधार देने के काबिल है ना है, नहीं है या नहीं। उन्होंने डिफरेंट रेटिंग की होती है जो कि स्टार्ट होती है विद ट्रिपल ए, विद ए, विद डबल ए, विद ट्रिपल ए, विद बी, विद डबल बी, विद ट्रिपल बी एंड सो ऑन। तो यहाँ से स्टार्ट होती है कि जो बहुत अच्छा क्रेडिट देने वाला है उसको 3 ए दिए जाते हैं, जो उससे कम 2 ए, जो उससे कम 1 ए, जो उससे कम 3 बी, जो उससे कम 2 बी, जो उससे कम 1 बी, जो उससे कम ट्रिपल सी एंड 2 सी एंड सी। इसी तरह उन्होंने डाउन अपर टू डाउन जो है वो रेटिंग की होती है। तो अब ये देखते हैं, ये भी एक आपके पास सोर्स होता है कि जो कंपनीज ने जिस जो क्रेडिट रेटिंग करने वाली कंपनी है उसने इस कंपनी को क्या रेट किया हुआ है, उन्होंने अच्छा रेट किया हुआ है या डिक्रीज रेट किया है। अगर उन्होंने अच्छा रेट किया तो आप लोन दे देते हैं, आप अच्छा लोन भी दे देते हैं, आप इंटरेस्ट जो है ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए भी लोन दे देते हैं। लेकिन अगर उसकी रेटिंग कम है तो आप लोन देते हुए सोचते हैं कि ये पता नहीं वापस करेगा भी नहीं करेगा, कम मिकदार में लोन दे देते हैं अगर देना पड़े, और सेकेंडली आप टाइम पीरियड भी बहुत कम जो है उसको देते हैं। तो ये डिफरेंट जो है क्रेडिट रेटिंग होती है जो आपको एक कंपनी की क्रेडिबिलिटी जो है वो बता सकती है। जिसमें यहाँ पे भी उसने एक कंपनी का जिक्र किया हुआ है जो कि डन एंड ब्रैड स्ट्रीट कंपनी के नाम से है। इसी तरह S&P के नाम से जो है कंपनी है। इसी तरह मूडी के नाम से है एक ऑर्गेनाइजेशन। ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो कि कंपनीज की क्रेडिट रेटिंग जो है जारी करती है। आगे है बैंक चेकिंग। तो तीसरा जो हमारे पास सोर्स आता है लोगों की क्रेडिट वर्दीनेस चेक करने के लिए वो होता है बैंक चेकिंग। बैंक चेकिंग क्या है? बैंक चेकिंग बेसिकली ये है कि आप लोगों का बैंक स्टेटमेंट चेक करते हैं, बैंक से जाके मालूमात चेक करते हैं कि इसका बैंक में अकाउंट कैसे है, ये इसने पहले भी किसी बैंक से लोन तो नहीं लिया हुआ, अगर नहीं लिया तो इसमें बैंक में कितने इसके अमाउंट्स हैं, ये कितनी विड्रॉ और कितना जो है अमाउंट जो है जमा करवाता है, ये तमाम चीज़ें आप चेक करते हैं। इससे भी कुछ ना कुछ आपको अंदाज़ा हो जाता है कि अगर बैंक में इसके कितने पैसे मौजूद हैं, और इसके अलावा ये बैंक में ज़्यादा रसीद ही करता है, पेमेंट्स नहीं करता, इसका मतलब है ये हमें पे कर सकता है। और अगर वो बैंक से निकलवाता ही रहता है या उल्टा उसने बैंक का लोन देना है, बैंक में बैलेंस ही नहीं है उसका, तो इसका मतलब है उसकी क्रेडिट वर्दीनेस नहीं थी। ये भी एक तरीका होता है लोगों की क्रेडिट वर्दीनेस चेक करने का। नेक्स्ट होता है ट्रेड चेकिंग। अब ट्रेड चेकिंग में हम क्या चीज़ चेक करते हैं? ट्रेड चेकिंग में हम ये चेक करते हैं कि उसकी तजारत करने के मामला, उसके तजारत करने के मामला कैसे हैं। वो तजारत उधार पे करता है या कैश पे करता है? अगर उधार पे करता है तो कितना उधार लेता है और वो उधार कितनी देर में पे कर देता है, तो उसकी सारी ट्रेडिंग हिस्ट्री जो है वो चेक की जाती है। ये ट्रेडिंग हिस्ट्री भी आपको इन्फॉर्मेशन दे देती है कि ये उधार देने लेने में कैसा है। तो अगर तो वो ट्रेडिंग कुछ इस तरीके से करता है कि ज़्यादा उधार नहीं करता, अगर करता भी है तो टाइमली पे कर देता है, तो आप उसको ज़्यादा लोन देने के लिए भी रेडी है। और अगर उसकी क्रेडिट हिस्ट्री इस तरह की ठीक नहीं है, ट्रेड उसकी जब चेकिंग की गई तो देखा गया वो तो ज़्यादातर उधार ही लेता है, और जब उधार मान लेता तो वापस भी टाइमली नहीं करता, तो आप उसको लोन जो है वो या तो स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट रेट पे देंगे, या आप उसको बहुत कम देंगे, या उसको टाइम पीरियड बहुत कम देंगे, या आप उसको देंगे ही नहीं। द कंपनीज ओन एक्सपीरियंस। समटाइम होता है किसी कोई ऑर्गेनाइजेशन ने अप्लाई किया आपके पास क्रेडिट लोन के लिए, तो आपको पहले ही पता है आपकी ये कंपनी पहले भी आपसे लोन ले चुकी है, तो क्या इसने कैसे पे किया, पहले उसने इतना लोन लिया था, इतना टाइम पीरियड था, क्या उसने सारे का सारा लोन टाइम पीरियड से पहले और इंटरेस्ट के साथ पे कर दिया था, या उसने नहीं पे किया था। अगर तो उसने उसकी पुरानी हिस्ट्री कंपनी के अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक बिल्कुल ठीक है, उसने लोन लिया, टाइम जो बना उससे पहले पे भी किया और इंटरेस्ट भी पे किया, और जो है कोई मसाइल क्रिएट नहीं की, तो आप उसको अब भी लोन देने के लिए रहेगा। लेकिन अगर कंपनी का अपना एक्सपीरियंस उस बंदे के साथ, उस कंपनी के साथ ठीक नहीं है, तो वो पहले भी लोन लेकर गया था और इतना तंग किया और हमने बड़ी मुश्किल से उससे रिकवरी की, तो आप कभी भी उसको लोन देने के लिए रेडी नहीं होते। एक
इसके बाद हमारे पास जो हम हमेशा लोगों की ये तमाम डॉक्यूमेंटेशन से, तमाम चीज़ों से आप उसका क्रेडिट एनालिसिस करते हैं कि क्या इसको क्रेडिट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, जिसमें हमारे पास इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, ये क्रेडिट एनालिसिस करने के लिए और भी कुछ टेक्निक्स हैं इसके अलावा जो हम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहली चीज़ है सीक्वेंशियल एनालिसिस। सीक्वेंशियल इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस एनालिसिस भी कहते हैं। सीक्वेंशियल जो है इन्वेस्टिगेशन और एनालिसिस प्रोसेस, इसमें हम क्या करते हैं, हम उसकी जो है तमाम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसकी प्रॉफिट की, उसकी कॉस्ट की, हम क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, हम हमेशा उसके प्रॉफिट और कॉस्ट की जो है इन्वेस्टिगेशन जो है वो करते हैं। इसके अलावा हम उसका और जितना भी एनालिसिस हम कर सकते हैं सीक्वेंशियल, सबसे पहले हमने प्रॉफिट और कॉस्ट का एनालिसिस किया, सीक्वेंस से चलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से, फिर हम उसका एक्सपेंस और इनकम का एनालिसिस करते हैं, फिर हम ये देखते हैं कि उसको प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को या लॉस हो रहा है, फिर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट पे चले जाते हैं, फिर हम देखते हैं उसके पास कितने एसेट्स हैं, फिर हम ये देखते हैं उस एसेट्स में लायबिलिटीज का कितना पार्ट है, फिर हम ये देखते हैं उसकी इक्विटी का कितना पार्ट है। तो हम एक सीक्वेंस के साथ चलते हैं, एक सीक्वेंस इन्वेस्टिगेशन की जाती है उसकी, जिससे हमें पता चलता है कि कंपनी जो है प्रॉफिट एंड लॉस में कैसी है, इनकम एक्सपेंसेस में कैसी है, अपने पेमेंट के लिहाज से कैसी है, अपने जो है एसेट्स में कंट्रीब्यूशन ऑफ लायबिलिटीज का कितना है, एसेट्स में कंट्रीब्यूशन ऑफ ओनर इक्विटी का कितना है। एक प्रॉपर सीक्वेंस के साथ हम हर चीज़ जो है वो चेक करते जाते हैं। जहाँ पे हमें कोई डाउट हो वहाँ पे हम उसको लोन देने से चाहते हैं, जहाँ पे हमें कंफर्म होता जाए कि इसका हर प्रोसेस सीक्वेंस वाइज बिल्कुल ठीक चल रहा है, तो वहाँ पे आप उसको हाई लोन लेने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। सेकेंड होता है क्रेडिट स्कोरिंग सिस्टम। इसमें आप स्कोर देते जाते हैं, आप एनालिसिस करते जाते हैं और नंबर लगाते जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने प्रॉफिट और इनकम का एनालिसिस किया, उसमें से 5 में से 4 नंबर दे दिए, बैलेंस शीट का एनालिसिस किया, उसमें से 5 में से 3 नंबर दे दिए, और किसी चीज़ का एनालिसिस किया उसमें से 5 दे दिए। स्कोर करते गए, फिर एट द एंड आपने स्कोर कैलकुलेट कर लिया, इसका इतने में से इतना स्कोर करता है। अगर तो आपका वो जो नेट स्कोर है जो एक कंपनी का आया है वो आपको फेवरेबल लगता है तो आप उसको लोन दे देते हैं, अगर वो फेवरेबल नहीं लगता तो आप उसको लोन नहीं देते। तो ये भी एक वे होता है एनालिसिस करने का, क्रेडिट स्कोरिंग रेटिंग का। एक टर्म हम यहाँ पे यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट लिमिट से, लाइन ऑफ क्रेडिट से मुराद है, ये बेसिकली एक लिमिट होती है जो एक बंदे को उधार देने के लिए हम फाइनल कर देते हैं कि आपकी लाइन ऑफ क्रेडिट ये है, आप इस लाइन को क्रॉस नहीं कर सकते। हम एक लाइन कह देते हैं कि आपको जो 10 लाख से ज़्यादा लोन नहीं दे सकते, आपको 5 लाख से ज़्यादा लोन नहीं दे सकते, आपको 4 लाख से ज़्यादा लोन नहीं दे सकते। ये लाइन ऑफ क्रेडिट डिपेंड करती है स्कोरिंग पे, इस सीक्वेंशियल इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस पे। अगर उसका इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस ठीक रहा है, उसको अच्छी स्कोरिंग मिल रही है, तो ये लाइन ऑफ क्रेडिट ज़्यादा भी हो सकता है, और अगर ये इन्वेस्टिगेशन और स्कोरिंग अच्छी नहीं है तो ये लाइन ऑफ क्रेडिट जो है कम भी हो सकता है। अब ये सारे काम हम खुद भी कर सकते हैं, लेकिन ये सारे काम हम आउटसोर्स भी कर सकते हैं। आउटसोर्सिंग ऑफ क्रेडिट एंड कलेक्शन, जितने भी काम किए जा रहे हैं ये सारे की सारी कंपनीज खुद भी कर सकते हैं। दूसरा भी होता है कि कंपनी के पास इतना टाइम नहीं है लेकिन उसके पास पैसे हैं, वो आउटसोर्स कर सकती है। तो इस काम के लिए डिफरेंट कंपनीज भी होती हैं। जो कंपनी आपको क्या करती है, जिससे जो बंदा आपसे लोन लेने आ रहा है उसकी पूरी क्रेडिट हिस्ट्री आपको बताते हैं, आपको उसकी इन्वेस्टिगेशन करके देते हैं। फिर जब कलेक्शन की बारी आती है फिर सारी अमाउंट उससे कलेक्ट करके भी देते हैं। तो आप अपना काम रिड्यूस करने के लिए आउटसोर्स कर देते हैं इस काम को, दैट इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग क्रेडिट एंड कलेक्शन। तो ये थ्योरेटिकल कुछ पॉइंट्स थे जो कि ज़रूरी थे इस चैप्टर में जो हमने डिस्कस किए हैं। अब हम आ जाते हैं इसके न्यूमेरिकल पार्ट की तरफ। न्यूमेरिकल पार्ट करने के लिए सबसे पहले आपके पास अकाउंट रिसीवेबल्स की अभी हमने सारी बातें की हैं, तो हम इसके न्यूमेरिकल पार्ट की बात करेंगे।
तो इसके न्यूमेरिकल पार्ट में सबसे पहले हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 1 है, जो इसके लिए आप पेज नंबर 275 ओपन करेंगे तो आपको जो है क्वेश्चन जो है वो मिलेगा, तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। टोटल जो है इस चैप्टर में 10 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 नॉट रिलेटेड विद एग्जामिनेशन, तो हम जो है क्वेश्चन नंबर 6 इसमें से नहीं करेंगे। रिमेनिंग 9 क्वेश्चन हमारे पास बचेंगे जो कि हम इस एक्सरसाइज में से टोटल सॉल्व करेंगे। तो पेज नंबर 275 आपके पास ओपन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 1, टू इंक्रीज सेल फ्रॉम देयर प्रेजेंट एनुअल 24 मिलियन, उसकी इस टाइम जो है वो 24 मिलियन सेल है, लेकिन वो इंक्रीज करना चाहता है। किम चाय कंपनी अ होलसेलर मैनी ट्राइड मोर liberal credit standards. Currently the firm has an average collection period of 30 days. Average collection period इस टाइम उसका जो कि है 30 डेज है। और हम प्रॉब्लम नंबर 1 जो है ये सॉल्व कर रहे हैं। कुछ उसने हमें एक टेबल दिया हुआ है इसमें, वो कहता है बिलीव दैट विच इंक्रीजिंग लिबरली क्रेडिट स्टैंडर्ड्स दैट फॉलोइंग रिजल्ट, कहता है हम अपनी सेल को इंक्रीज करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास 4 तरह की क्रेडिट पॉलिसीज थी। अगर हम एक क्रेडिट पॉलिसीज अपनाएं तो 2.8 मिलियन तक जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। अगर बी बनाएं तो 1.8, अगर सी पॉलिसीज को अपनाएं तो 1.2 मिलियन सेल इंक्रीज हो सकती है, अगर डी को अपनाएं तो 0.6 मिलियन जो है वो इंक्रीज हो सकती है। जबकि एवरेज कलेक्शन पीरियड चेंज हो जाएगा, जो कि पहले 30 डेज था, अगर आप एक अपनाएंगे तो 45 हो जाएगा, बी बनाएंगे तो 60 हो जाएगा, सी बनाएंगे तो 90 हो जाएगा, डी अपनाएंगे तो 144 हो जाएगा। The price of its product average 20 पर यूनिट, जो उसकी प्राइस है जितने का वो सेल होता है वो 20 रुपए के हिसाब से सेल होता है, जबकि उसकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 18 पर यूनिट है। नो बैड डेट्स लॉस, कोई बैड डेट्स लॉस नहीं है। इफ द कंपनी हैज प्रीफिक्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फंड्स 30%, अगर उसको 30% अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिले, विच क्रेडिट पॉलिसी शुड बी प्रज्यूम्ड, उसको कौन सी जो है पॉलिसी ए बी सी में से लेनी चाहिए, डी में से, 4 में से, और क्यों, जबकि उसके जो 360 ईयर्स हैं। अब हमारे पास 4 अपॉर्चुनिटीज आई हैं, 4 क्रेडिट पॉलिसीज हैं। हमने हर क्रेडिट पॉलिसीज में अपना नफ़ा और अपनी कॉस्ट को कंपैरिजन करना है। अगर हम कॉस्ट और नफ़े का कंपैरिजन करते हैं, अगर किसी पॉलिसी में प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, कॉस्ट कम है, तो वो पॉलिसी हमारे लिए बेहतर होगी। तो इसलिए हमें प्रॉफिट और कॉस्ट एनालिसिस इसमें करना पड़ता है, जिससे हमें पता चलेगा कि कौन सी पॉलिसी बेहतर है। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पास 4 तरह की पॉलिसीज हैं, ए, बी, सी एंड डी। ए पॉलिसीज में जो है इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीमेंट इन सेल। ए पॉलिसीज में जो इंक्रीमेंट हुआ है दैट इज 2.8 मिलियन। अगर मैं इसको मिलियन खत्म करके अमाउंट में लिखूं तो ये बनेगा 28 लाख, ये बनेगा 28 लाख। दूसरे में इंक्रीमेंट हुआ 1.8 मिलियन, वो बनेगा 18 लाख। तीसरे में है 1.2, वो बनेगा 12 लाख। और चौथे में उसने कहा 6.6, इसका मतलब है 6 लाख। तो ये जो है टोटल जो है इंक्रीमेंट हुआ है। जबकि एवरेज कलेक्शन पीरियड वो है 45 डेज। एवरेज कलेक्शन पीरियड जो है वो है 45 डेज, 60 डेज, 90 डेज एंड 144 डेज, ये उसका एवरेज कलेक्शन। ये हमारे पास डाटा दिया है और हमें कहा गया है बताएं कौन सी पॉलिसी बेहतर है, जबकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है 30% है। अब हमने कैलकुलेट, सबसे पहले अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करना है कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है। अब देखें, सबसे पहले मैंने कहा प्रॉफिटेबिलिटी और कॉस्ट का एनालिसिस होगा, तो सबसे पहले हम इसका प्रॉफिट फाइंड करेंगे। हर इंक्रीमेंट पे आपको प्रॉफिट कितना होगा। एक बात उसने बताई थी हमें प्रॉफिट से रिलेटेड, प्रॉफिट ऑन इंक्रीमेंट, जो आपका इंक्रीमेंट है उस पर प्रॉफिट कितना है, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम कैलकुलेशंस करेंगे। कैलकुलेशन हम यहाँ पे इस साइड पे कर लेते हैं।
पहली कैलकुलेशन, आपको पता है कि प्रॉफिट जो है वो उसका कितना है, वो 20 रुपए की चीज़ बेचता है जबकि वो बनती 18 की है, इसका मतलब उसको 2 रुपये प्रॉफिट बनता है। प्रॉफिट, इसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का, प्रॉफिट परसेंटेज जो प्रॉफिट निकालने का फार्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमने पहले भी बताया हुआ। तो 2 रुपये उसको प्रॉफिट हुआ जबकि चीज़ 20 की सेल होती है और 100, इसका मतलब है उसने 10% नफ़ा कमाया है, हर सेल पे 10% नफ़ा कमाता है। इसका मतलब है 28 लाख का 10% प्रॉफिट लेंगे तो इंक्रीमेंटल पे जो प्रॉफिट होगा दैट इज 2,80,000, जबकि 18 लाख का करेंगे तो वो होगा 1,80,000, 12 लाख का करेंगे तो वो होगा 1,20,000, 6 लाख का करेंगे वो बनेगा 60,000। तो ये आपको प्रॉफिट मिला है। अब इस प्रॉफिट को आपने कॉस्ट के साथ कंपैरिजन करना है। कॉस्ट क्या पड़ेगी कि आपने, जाहिर है आपने अपनी जो है सेल बनानी है, आपको पता है सारी सेल कभी भी कैश पे नहीं होती, कुछ ना कुछ उधार पे होती है। अगर कैश पे हो फिर तो टेंशन ही कोई नहीं है, फिर तो आपको अपने पास से कोई इन्वेस्टमेंट लगानी नहीं पड़ेगी। लेकिन जब आप उधार पे चीज़ें बेचते हैं तो वक्ती तौर पर आपको अपनी जेब से पैसा लगाना है। भाई 28 लाख की सेल बढ़ानी है, कुछ ना कुछ पैसे जेब से लगाओगे, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट हमेशा वो वाली आपकी लेट होती है जो कि आप रिसीवेबल यानी उधार जो चले जाती है, जो जिसकी वो इन्वेस्टमेंट जिसका आपने कैश में भेज दिया वो दूसरी वक्त वापस मिल जानी है, वो जीरो हो जाती है, वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाती। इन्वेस्टमेंट सिर्फ वो कहलाती है जो आपने लोगों को पैसे उधार दिए। तो सबसे पहले हम इस डेटे से रिसीवेबल फाइंड करेंगे कि जो 28 लाख की सेल हुई है इसमें रिसीवेबल कितने हैं। और रिसीवेबल फाइंड करने के लिए हम एक रेशो लिखते हैं, डेटर्स टर्नओवर रेशो, जिसका फार्मूला होता है क्रेडिट सेल डिवाइड बाय, अब यहाँ पे होगी इंक्रीमेंटल सेल जितनी हमने बढ़ानी है, मल्टीप्लाई बाय डेटर्स, एवरेज ऑफ डेटर्स की बजाय मैं अकेला डेटर्स लिखता हूँ। इस फार्मूले से हम जो है ये कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इस फार्मूले में हमारे पास इंक्रीमेंटल सेल तो है लेकिन डेटर टर्नओवर रेशो नहीं है, जबकि डेटर टर्नओवर रेशो के लिए कौन फार्मूला होता है, एवरेज कलेक्शन पीरियड, जिसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशो। तो इस फार्मूले से आप एवरेज कलेक्शन पीरियड आप देखें, इसका दिया हो ना 45, तो यहाँ पे आप हर किसी का कैलकुलेशन करेंगे ये 45 है। अगर आप पहले की बात करें, ए ऑप्शन की बात करें तो ये 45 है, नंबर ऑफ डेज आपको पता है 60 है, तो आप डेटर्स टर्नओवर रेशो जो है वो फाइंड कर लेंगे। वो ये 45 इधर आके डिवाइड होगा तो डेटर्स टर्नओवर रेशो बनेगी हमारी 360 तकसीम 45, 360 तकसीम 45, तो ये बनेगी 8। तो हमारे पास डेटर्स टर्नओवर रेशो आ गई 8। यानी अगर हम इस फार्मूले में इसका डेटर्स टर्नओवर रेशो निकालना चाहें तो पहले का जवाब आएगा 8। इसी तरह दूसरे की कैलकुलेट करेंगे, दूसरे में हमारे पास डेटा क्या है, डेटर्स टर्नओवर रेशो निकालने के लिए 360 डिवाइड बाय एवरेज कलेक्शन पीरियड इसका है 60, इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6। जब हम तीसरे की फाइंड करेंगे डेटर्स टर्नओवर रेशो, ये बी की फाइंड की है, जब हम सी की फाइंड करेंगे तो फिर डेटर्स टर्नओवर रेशो हम फाइंड करेंगे तीसरे की, तो वो होगा 360 डिवाइड बाय इसका एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या है 90, तो ये काटेंगे तो 36 तकसीम 9, 36 डिवाइड बाय 9, तो ये बनेगा 4, इसका आंसर आ गया 4। इसी तरह आप आखिरी का कैलकुलेट करेंगे, डी ऑप्शन का डेटर्स टर्नओवर रेशो कैलकुलेट करेंगे तो 360 डिवाइड बाय एवरेज कलेक्शन पीरियड है 144, तो 360 डिवाइड बाय 144 जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है नेट वैल्यू वो कैलकुलेट होकर आ जाएगी, जो कि हमारे पास डेटर्स टर्नओवर रेशो बनी 2.5। तो इस तरह हम इससे डेटर्स टर्नओवर रेशो कैलकुलेट करेंगे। अब जब डेटर्स टर्नओवर रेशो हमारे पास कैलकुलेट हो गई है तो हम इधर से डेटर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब डेटर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेटर्स से मुराद है यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल्स। अकाउंट रिसीवेबल हम यहाँ से कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो कि हमने ऊपर एक फार्मूला छोड़ा था, डेटर्स टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू इंक्रीमेंटल सेल डिवाइडेड बाय डेटर्स। अब अगर हमारे पास ए ऑप्शन चल रहा है तो उसके लिए डेटर टर्नओवर रेशो हमने फाइंड कर लिया 8,
जबकि इंक्रीमेंटल सेल इसकी है 28 लाख, डिवाइडेड बाय इसके लिए जो डेटर्स है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डेटर्स जाके मल्टीप्लाई होंगे, 8 तो जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ए ऑप्शन के केस में डेटर्स हमारे पास आ जाएंगे 28 लाख तकसीम 8। तो 28 लाख और तकसीम 8 हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 3,50,000 से डेटर्स आएंगे। यानी अगर आप 28 लाख की सेल कर रहे हैं उसमें 3.5 लाख के डेटर्स हैं, उसमें हमारे पास 3.5 लाख से हम डेटर्स की हिस्ट्री यहाँ पे मेंटेन कर लेंगे कि हमारे पास डेटर या अकाउंट रिसीवेबल, बात एक ही है, अकाउंट रिसीवेबल जो कि बनेंगे 3,50,000 इस केस में। अब जब हम बी ऑप्शन के फाइंड करेंगे उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब सिंपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डेटर्स, उसके लिए मेरे लिए फार्मूला होगा इंक्रीमेंटल सेल जो कि इस केस में 18 लाख है, डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो के 6 है। तो 6 3 बार 18, इस केस में होंगे 3 लाख। इस केस में हमारे पास डेटर्स आ गए हैं 3 लाख। अब हम इसी तरह सी ऑप्शन की कैलकुलेशन कर लेंगे। जब हम सी ऑप्शन को कैलकुलेट करेंगे तो सेम हमारे पास हमने डेटर्स फाइंड करने हैं। अब इसकी सेल है 12 लाख रुपए, डिवाइड बाय इसका डेटर टर्नओवर है 4, इसके लिए भी हमारे पास आ गया 3 लाख, इसके लिए भी अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास हो गए 3 लाख। जब हम डी ऑप्शन फाइंड करेंगे उसके लिए भी हमने डेटर्स फाइंड करने हैं, तो वो हमारे पास आ जाएंगे इंक्रीमेंटल सेल है 6 लाख, टर्नओवर रेशियो है 2.5, तो 6 लाख तकसीम 2.5, 6 लाख तकसीम 2.5, तो हमारे पास इसकी जो डेटर्स निकलेंगे दैट इज 2,40,000, 2,40,000 के डेटर्स निकले। यानी अगर आप 28 लाख की सेल करते हैं तो आपके डेटर्स, ये इसके 3.5 बनते हैं, इसके 3 बनता है, इसका 3 बनता है, इसका 2,40,000। तो क्या आपको 28 लाख की सेल में 3,50,000 जो है वो अपनी जेब से डालने पड़ेंगे या कम डालने पड़ेंगे? थोड़े से कम डालने पड़ेंगे, क्योंकि 3,50,000 की अगर उधार सेल की है इसमें से 10% आपका प्रॉफिट भी तो है। आपने इन्वेस्टमेंट जितनी की है उसमें से 10% प्रॉफिट है, इसका मतलब है 90% आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी होगी, फिर आपने उसमें 10% अपना प्रॉफिट ऐड किया, फिर ये वैल्यू बनी है, फिर ये अकाउंट रिसीवेबल बने हैं। इसका मतलब है आपने जो इन्वेस्टमेंट लगाई है इन डेटर्स पे वो 100% नहीं लगाई, वो आपने कितनी लगाई है 90%, क्योंकि 10% तो प्रॉफिट था। तो इसलिए आप हर वैल्यू का 90% ले लेंगे कि आपने ये सारे के सारे जो उधार बेचे हैं ये उसकी ओरिजिनल वैल्यू नहीं थी, इसमें तो 10% प्रॉफिट भी शामिल था। इसलिए आपने 3,50,000 का 90% लेना है कि इतनी इन्वेस्टमेंट उस बंदे ने अपने पास से की है। तो जब आप इसका 90% लेंगे तो ये पहली वैल्यू निकलेगी इन्वेस्टमेंट के तौर पर 3,15,000। इसी तरह जब आप 3 लाख का 90% करेंगे तो वो बनेगा 2,70,000। ज़्यादा ये भी 3 लाख है, ये भी बनेगा 2,70,000। यानी इसमें उस बंदे को 3.15 लगाना पड़ेगा, इसमें 270, जबकि आखिरी में 240 का हम करेंगे 90%, इसकी वैल्यू मिली 2,16,000। इसमें उसकी इन्वेस्टमेंट लगेगी 2,16,000, यानी इसमें 3.15, इसमें 270 और 216, ये उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा वक्ती तौर पर जब उसने माल उधार बेचना है। अब वो कहता है ये जो पैसे आपने लगाए हैं इनकी प्रॉफिट तो आपने कैलकुलेट कर लिया ना, हमने इन A, B, C, D पॉलिसीज में कोई एक पॉलिसीज लेनी है, उस पॉलिसीज को देखने के लिए हमने इस प्रॉफिट का उसकी कॉस्ट के साथ कंपैरिजन करना था। कहता है ये एक्स्ट्रा पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर ये एक्स्ट्रा पैसे आप किसी और प्रॉफिटेबल बिजनेस में लगाते तो आपको 30% प्रॉफिट मिल सकता था। ये उसने लास्ट में बात की है, इफ द कंपनी हैज प्री टैक्स अपॉर्चुनिटी, अगर उसके पास प्री टैक्स अपॉर्चुनिटी एक और ही थी, कॉस्ट ऑफ फंड्स ऑफ 30%, कि वो उसको 30% पे कहीं इन्वेस्ट कर देता तो वो जो उसकी है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कहता है अगर ये इसमें ना लगाता तो किसी और बिजनेस में लगाता उसको 30% प्रॉफिट मिल जाना था। तो हमें ये देखना है कि ये जो अभी हमने प्रॉफिट कमाया क्या ये ज़्यादा है, क्या अगर ये किसी और प्रॉफिट में लगा देता तो वो ज़्यादा है, और ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है 30%। तो आपने क्या करना है 3,15,000 का 30% ले लेना है और देखना है कि कितना जो है हमें, अगर ये 3,15,000 मुझे मैं वो अपॉर्चुनिटी बनाता अपने बिजनेस में लगाता ही ना तो मुझे कितने पैसे बचने थे, इस केस में 94,500 बचने थे। और अगर ये 2,70,000 में उसमें लगाए होते तो उसमें मुझे 30% प्रॉफिट होता तो उसमें मुझे 81,000 बचना था।
इसमें भी मुझे 81,000 बचना था, जबकि आखिरी जो है 2,16,000 अगर मैंने लगाए होते 30% के हिसाब से किसी और बिजनेस में अपने में उधार पे देने पे ना लगाता तो मुझे 64,000 जो है वो 800 रुपये बचते। तो ये बेसिकली हमें वो कॉस्ट जो है वो बर्दाश्त करनी पड़ रही है। अब हम ये देखेंगे, एनालिसिस करेंगे कि कौन सी अपॉर्चुनिटी बेहतर है। वैसे तो 3 अपॉर्चुनिटी बेहतर है सिवाय एक के। अगर हम यहाँ पे लगाते तो हमें 60,000 रुपये प्रॉफिट मिलना था, इधर लगाते तो 64,800। इसका मतलब है डी पॉलिसी तो होगी ना फेल, क्योंकि इसका तो प्रॉफिट ही कम हो गया। अगर मैं इसको कहीं बाहर इन्वेस्ट कर देता तो मुझे 64,800 मिल जाना था। तो पहले डी ऑप्शन तो वैसे ही निकल गया। बाकी बचे ए, बी और सी ऑप्शन। हर केस में ये वाला प्रॉफिट ज़्यादा है, ये वाला प्रॉफिट कम है। इसका मतलब है ए, बी, सी में से कोई एक पॉलिसी, उसने सारी नहीं कहा कि तीनों, लेकिन अब ये हमें पता चल गया इन दोनों के कंपैरिजन में ये 3 पॉलिसीज ठीक है। अब 3 पॉलिसीज में ली कौन सी जाए, हमने एक पॉलिसी लेनी है। अब हम ये देखेंगे कि भाई ये 12 लाख की सेल के बाद हमें 1,20,000 प्रॉफिट दे रहा है, ये 18 लाख की सेल के बाद इतना प्रॉफिट दे रहा है, ये 28 लाख की सेल के बाद इतना प्रॉफिट दे रहा है, इसमें हमारी इतनी इन्वेस्टमेंट है, इसमें हमारी इतनी इन्वेस्टमेंट है, इसमें इतनी इन्वेस्टमेंट है। अगर हम 270 इन्वेस्टमेंट करके 2,70,000 इन्वेस्टमेंट करके 1,80,000 रुपये प्रॉफिट कमा रहे हैं, हम 2,70,000 करके 1,20,000 इन्वेस्टमेंट कमा रहे हैं, लेकिन इसके लिए हमें 12 लाख सेल करनी पड़ेगी। तो हम वो अपॉर्चुनिटी लेंगे जिसमें हमें सेल कम करनी पड़े, प्रॉफिट भी अप्रोप्रिएट मिल जाए और हमारा जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी इतनी ज़्यादा ना हो। अब देखिए इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो 94,500 है, 81,000 से तकरीबन 13,500 ज़्यादा, लेकिन इसके बदले आपको सेल कितनी करनी पड़ेगी, 12 लाख से 28 लाख पे जाना पड़ेगा। और इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो सेम है, लेकिन हमें बेचनी कितनी पड़ेगी, 12 लाख की बजाय 18 लाख चीज़ें बेचनी पड़ेगी। तो हम प्रेफर करेंगे अपने सी ऑप्शन को। एक तो इसमें हमारा बेनिफिट ये है कि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से ज़्यादा है। सेकेंडली इस केस में हमें जो है बाकी दोनों पॉलिसीज़ के अगेंस्ट कम चीज़ें सेल करनी पड़ेंगी और अप्रोप्रिएट प्रॉफिट कमाएंगे और इतनी ज़्यादा जो है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी नहीं होगी। ये वो पूछना चाह रहा था कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट करें इस क्वेश्चन नंबर 1 में, जिसमें हमने सिर्फ कॉस्ट और प्रॉफिट का कंपैरिजन करना था। ये कॉस्ट निकालने के लिए हमें ये चीज़ें फाइंड करना जरूरी थी जो हमने इस फार्मूले से फाइंड की। यहाँ तक आई थिंक आपको, और ये बेसिक क्वेश्चन था, यहाँ से हमने स्टार्ट लिया, प्रॉफिट कैलकुलेट किया सिंपल, और उसके बाद ये कैलकुलेट किया, उसके लिए हमें ये और जो है साथ जो है कैलकुलेशन करना जरूरी थी। तो इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व करेंगे। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन का डाटा यही लेना है, लेकिन कुछ चीजें चेंज होंगी। क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर 2 में हमें कहता है कि आपने करना क्या है, अपॉन रिफ्लेक्शन किमची कंपनी, पिछली कंपनी की बात कर रहा है, एज एस्टिमेट द फॉलोइंग पैटर्न ऑफ बैड डेट लॉस विल प्रिवेल इफ इट इनिशिएट मोर लिबरल क्रेडिट टर्म्स, गिव द अदर assumption in problem 1 which credit policy should be pursued। कहता है कि आपने पुराना क्वेश्चन ही लेना है, क्वेश्चन आपका पुराना ही रहेगा, सारी चीज़ें यही रहेंगी, लेकिन एक चीज़ ऐड कर दी है कि आपको बैड डेट्स हो गए हैं। मैं इसको एलिमिनेट करता हूँ, इसकी क्वेश्चन में जरूरत नहीं है, इसकी जगह मैं लिख देता हूँ कि उसको जो है बैड डेट्स लॉस हो गया, बैड डेट्स का जो है वो लॉस हो गया पॉलिसी। अगर वो ए पॉलिसी बनाता है तो 3% उसको लॉस बर्दाश्त करना पड़ता है, अगर बी बनाता है तो 6%, अगर सी अपनाता है तो 10% बैड डेट्स लॉस बर्दाश्त करना पड़ता है। अब अगर डी अपनाता है तो 15%। अब फिर हमने प्रॉफिटेबिलिटी और कॉस्ट का कंपैरिजन करना है, लेकिन अब कॉस्ट एक की बजाय 2 हो गई है। पहले सिर्फ ये वाली कॉस्ट थी, अब ये एग्जिस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एग्जिस्ट है, साथ साथ हमें एक और कॉस्ट पड़ गई, सेकंड कॉस्ट इज बैड डेट्स कॉस्ट। वो कहता है अगर बैड डेट्स हो जाएं तो फिर आप बताएं अब आप कौन सी पॉलिसी कहेंगे। अगर इसमें 3% बैड डेट्स है, इसमें 6% है, इसमें 10% है और लास्ट में 15% बैड डेट्स है, तो बताएं अब आप कौन सी पॉलिसी जो है वो सिलेक्ट करेंगे। तो हमारे पास जो है सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे बैड डेट्स है कितने। बैड डेट्स जो है वो एक्चुअल अमाउंट हम उनकी कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हमें प्रॉफिट चाहिए था, वो हमने निकाला हुआ है। अकाउंट रिसीवेबल हमने इसी कैलकुलेशन से निकाल ली थी, जिसमें हमने निकाली है वो हमने निकाल के तमाम चीज़ें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल चुके हैं।
सारी जो मैंने चीज़ें रेज की, ये क्वेश्चन एज इट इज चलेगा। और हमने इन्वेस्टमेंट भी निकाल ली है, हमने पिछले क्वेश्चन का ही सारा डाटा लिया, हमने ये सारे अमल किए हुए हैं और हमने ये कैलकुलेट किया हुआ है, और ऊपर वाले सारे अमल करके हमने ये कैलकुलेट, ये दो चीज़ें हमने कैलकुलेट करके रखी हुई हैं। अब हमें सिर्फ हमने कैलकुलेशन करनी है बैड डेट्स की, बैड डेट्स लॉस, ये हमने चेक करना है। ये है परसेंटेज ऑफ बैड डेट्स लॉस। अब हमने एक्चुअली कैलकुलेट करना है। हमेशा जो बैड डेट्स होते हैं वो टोटल सेल की परसेंटेज होते हैं। जब भी हमने बैड डेट्स कैलकुलेट करने होते हैं तो हम टोटल सेल देखते हैं। टोटल सेल है हमारी 28 लाख, तो 28 लाख का 3% जो है बैड है, तो हम कैलकुलेट करेंगे 28 लाख मल्टीप्लाई बाय 3% लॉस, तो ये हो जाएगा 84,000। तो बैड डेट्स लॉस हमारे पास पहले में जो आया वो आया है 84,000। उसके बाद हम सेकंड की कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन सेकंड में जो हमारा सेल्स है वो 18 लाख की है, और हमारा जो बैड डेट्स लॉस है वो है 6%, वो बनेगा 1,08,000। तीसरे में 12 लाख है, 12 लाख का 10% करेंगे तो वो बनेगा 1,20,000। अगला का 6 लाख है, 6 लाख का 15% करें तो ये बनता है 90,000। तो ये हमें जो है लॉस हो गया। ये एक तो ये हमारी कॉस्ट थी, एक हमें ये एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ गई, दो कॉस्ट जो है वो हमें बर्दाश्त करनी पड़ गई। अब हमने देखना है अब हमारी क्रेडिट पॉलिसी जो है वो कैसी है। अब हमारे पास दो तरह के लॉस है, एक तो ये हमारी कॉस्ट है, एक ये कॉस्ट है, लेकिन प्रॉफिट सेम है, प्रॉफिट हमारा सेम है। तो पहले हम देखेंगे भी टोटल कॉस्ट हमें कितनी पड़ गई। 94,500 रही थी, 84,000 हमें ऊपर बढ़ गई। इसका मतलब है पहले केस में 84,000 के बैड डेट्स की कॉस्ट है, 94,500 जो हम किसी और जगह पे इन्वेस्ट नहीं किया उसकी कॉस्ट है, तो ये कॉस्ट बन गई 1,78,500। जबकि दूसरे में 1,08,000 की कॉस्ट बैड डेट्स की है, 81,000 की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, तो वो बन गई 1,99,000, 89,000। तीसरे में 1,20,000 वो कॉस्ट है, 81,000 जो है ये पड़ गई है, तो ये बन गई है 2,01,000 रुपये। इसी तरह तीसरी में आए तो 90,000 रुपये जो है हमारी पिछली कॉस्ट थी, और 64,800 जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, तो ये बन गई 1,54,800। तो ये कॉस्ट जो है वो हमें बर्दाश्त करना पड़ेगी जब हमें बैड डेट्स हुआ। अब हम कौन सी पॉलिसी जो है वो अडॉप्ट करें। अब हमारे ये टोटल कॉस्ट और प्रॉफिट पे कंपेयर होगा। अब यहाँ पे 7,000 प्रॉफिट है, लेकिन कॉस्ट 1,54,800 है, डी ऑप्शन तो गया। सी ऑप्शन पे आ गए, प्रॉफिट 1,20,000 है, कॉस्ट 2,10,000 है, डी ऑप्शन भी गया। प्रॉफिट 1,80,000 है, कॉस्ट 1,89,000 है, 9,000 ज्यादा है, बी ऑप्शन भी गया। ए ऑप्शन में प्रॉफिट 280 है, लेकिन कॉस्ट 178 है, तो हमारी अब सिलेक्शन ए ऑप्शन होगा जिसमें प्रॉफिट ज्यादा है लेकिन कॉस्ट कम आ रही है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर C3 है, उसमें ये कहता है कि अब जो है सवाल वही रहेगा, यही सवाल है, लेकिन आपको यहाँ पे परसेंटेज चेंज कर रहा है। परसेंटेज उसने यहाँ पे चेंज कर दी है, तो कहता है ए पोर्शन में 1.5% का बैड डेट्स है, इसमें 3% के हैं, इसमें 5% के हैं, और इसमें 7.5% के। सिर्फ ये चीज़ चेंज करनी है। ज़ाहिर है अगर ये चीज़ चेंज हो गई है आपकी ये बैड डेट्स की जो है कैलकुलेशन भी चेंज हो जाएगी। अब क्या होगा, सबसे पहली जो कैलकुलेशन होगी वो आप करेंगे 28 लाख का 1.5%, जो कि आएगा 42,000। जब 18 लाख का 3% लेंगे तो आएगा 54,000। जब आप 12 लाख का 5% करेंगे तो ये आएगा 60,000, और जब आप 6 लाख का 7.5% जो है ये कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 45,000। तो ये हमारे पास कॉस्ट होगी। अब ज़ाहिर है हमारी टोटल कॉस्ट भी चेंज हो जाएगी, जो कि पहले केस में बैड डेट्स की वजह से 42,000 है और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वजह से 94,500 है, तो टोटल मिलकर 1,36,500 बनेगी। जबकि दूसरे में 54,000 बैड डेट्स की कॉस्ट है और 81,000 जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी, तो ये मिलकर बनी 1,35,000। इसी तरह तीसरे की बात करें तो 60,000 पहली कॉस्ट है बैड डेट्स की और 81,000 दूसरी कॉस्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो
मिलकर बनेगी 1,41,000। जब हम तीसरे की बात करें तो 45,000 हमारी बैटर्स की कॉस्ट है, 64,800 अपॉर्चुनिटी है तो वो बनेगी 1,09,800। तो ये टोटल कॉस्ट बनी है। अब आपने फिर प्रॉफिट और कॉस्ट का कंपैरिजन जो है वो करेंगे। अब कंपैरिजन क्या होगा, अब हम देखेंगे फिर देखेंगे कि ये कि पहले में प्रॉफिट 60,000 है और इसकी कॉस्ट जो है वो 1 लाख समथिंग है, ये तो पहले रिजेक्ट हो गया। दूसरे की प्रॉफिट 1,20,000 है और ये 1,41 है, ये भी रिजेक्ट हो गया। तीसरे में 1,80,000 है, ये 35 है, ये कुछ एक्सेप्टेबल है। 280 और 1,36,500 ये भी एक्सेप्टेबल है, ये 2 एक्सेप्टेबल है। अब हम दोनों में से कौन सा एक्सेप्ट करेंगे, तो पहले वाले पोर्शन की बात करेंगे हम कि 18 लाख की सेल से हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सिर्फ 1,35 पड़ी है, लेकिन हम अपनी 10 लाख सेल बढ़ाएं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो 1,36,500 जाती है, लेकिन हमें प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा पड़ जाता है। लेकिन हमारी फोकस ये होता है कि जिसमें हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है जितनी हमें सेल कम करनी पड़े, हमारी एफर्ट्स कम हो। हम सेल कम करने से प्रॉफिट की सिचुएशन में आ रहे हैं तो हम बी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे निस्बत ए, क्योंकि ए में आपको 18 लाख से 28 लाख की सेल पे जाने पे बड़ी एफर्ट्स करनी पड़ेगी। उसकी निस्बत अगर आप 18 लाख की सेल कर दें तो फिर ही आप प्रॉफिट जो है वो कमाना शुरू हो जाएंगे। 1,80,000 में 35 में डिफरेंट कर लें तो आप प्रॉफिट की सिचुएशन में चले जाएंगे। तो आप ए की बजाय यहाँ पे अब बी ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। तो ये थे 3 क्वेश्चन जो हमने पहले लेक्चर में जो है वो कंप्लीट किए, साथ हमने इसका प्रैक्टिकल पार्ट भी किया। ये बेसिकली एक ही क्वेश्चन में से 3 निकले थे तो मैंने इनको जो है आपको कंप्लीट करवा दिया। ये एक ही क्वेश्चन के हमने 3 समझ में प्रॉब्लम 3 थी, तो पहले क्वेश्चन में उसने चीज़ें चेंज करके दी। पहले क्वेश्चन में उसने सिर्फ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात की, दूसरे में उसके साथ उसने बैटर्स भी ऐड कर दिए, तीसरे में उसने बैटर्स का रेट चेंज कर दिया। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में रिमेनिंग इसके 3 क्वेश्चन करेंगे और इंशाल्लाह आखिरी क्लास में हम इसके आखिरी 3 क्वेश्चन करेंगे। जो हमने कहा था 3 क्लासेस में हम एक चैप्टर खत्म किया करेंगे, तो पहले में हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में रिमेनिंग 3 क्वेश्चन और उससे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह लास्ट 3 क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।